हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है। पॉलिटिकल साइंस की बुक का ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। हम पूरे सेशन में एनसीईआरटी में आपके इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, साथ ही उनके आंसर्स को एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो सेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये पिक्चर देखिए, इसमें हर कोई अलग अलग काम करते हुए दिख रहा है। ऊपर दी गई तस्वीर में जो लोग काम करते हुए दिख रहे हैं उस काम का वर्णन कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी की बुक अगर आप देखेंगे तो उसमें पेज नंबर 77 पर दिया हुआ है। लोग अलग अलग काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला काम हो रहा है दीवार बना रहे हैं। यहाँ पर हमें सर्च करना है कि लोग दीवार कहाँ बना रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं लोग दीवार बना कहाँ रहे हैं। ये देखिए, इस वाली पिक्चर में यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, दीवार बनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमें बताना है कि गांव में लोग जिस तरीके से काम करते हैं, कैसे अपनी आजीविका चलाते हैं, कैसे रोज़गार के साधन उनके पास उपलब्ध है, वो किस तरह से अपना घर परिवार चलाते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, रेहड़ी चला रहे हैं। यहाँ पर लोग रेहड़ी कहाँ चला रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, इसी तरीके से ये जो व्यक्ति है ये फल बेच रहे हैं। यहाँ पर खेती हो रही है और क्या हो रहा है, यहाँ पर नाव चलाई जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं, मछली पकड़ रहे हैं। इस पिक्चर में कहाँ पर लोग आपको मछली पकड़ते हुए दिख रहे हैं। इस जगह पर लोग क्या कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। ये तालाब बना हुआ है, तालाब के अंदर लोग मछली पकड़ रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो पिक्चर भी आपको क्लियर दिखेगी, क्योंकि वहाँ पर कलरफुल रहेगी। ठीक है, फूल तोड़ रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं और दुकानदार हैं, यानी कि दुकानदार दुकान चला रहा है। ये भी ऊपर आपको दिख रहा है। सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं, खेती से जुड़े कामों को अलग कीजिए और जो काम खेती से जुड़े हुए नहीं हैं उनकी एक सूची बनाइए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है जो पेज नंबर 77 पर है आपकी पॉलिटिकल साइंस की 6th क्लास की बुक में। इसमें हमें बताना है कि जो काम खेती से जुड़े हुए हैं उन कामों को अलग करना है और जो काम खेती से जुड़े हुए नहीं हैं उन कामों को अलग करना है। तो सबसे पहले हमें बताना है खेती से जुड़े हुए काम, तो वो हैं खेतों में काम करते हुए किसान, फल और सब्जियां तोड़ते लोग। खेतों में फल और सब्जियां उगती हैं, वहाँ पर जो लोग उन्हें तोड़ते हैं वो लोग। अगला है, अब जो काम खेती से जुड़े हुए नहीं है तो रेहड़ी चलाना, दीवार बनाना और मछली पकड़ना, ये 3 ऐसे काम हैं जो खेती से जुड़े हुए नहीं हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन पेज नंबर 77 पर दिया हुआ है। अपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कई तरह के काम करते हुए देखा होगा। ठीक है, आप गांव से बिलोंग करते हैं या आप कभी गांव गए हैं, ठीक है, तो आपने वहाँ पर लोगों को काम करते हुए देखा होगा। उनमें से कुछ का चित्र बनाकर उनके बारे में लिखिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने गांव में जो लोगों को काम करते हुए देखा है ना, उन लोगों की पिक्चर बनानी है। ठीक है, और उनके बारे में लिखना है, यानी कि वो क्या काम कर रहे थे और कैसे कर रहे थे। तो ये आपको खुद करना है अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि पेज नंबर 79 पर दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में। क्या तुलसी को साल भर कमाई के मौके मिलते हैं? ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर बताइए। ये देखिए, यहाँ पर ये पिक्चर दी हुई है, आप ध्यान से ये पिक्चर देखिए। ठीक है, ये पिक्चर है, इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपके 12 मंथ्स के नेम दिए हुए हैं। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तुलसी। तुलसी एक लड़की है, ठीक है, उस लड़की को पूरे साल कमाने के मौके मिलते हैं या नहीं, ये बताना है आपको। देखिए, नवंबर के सीज़न में वो क्या करती है, कटाई करती है। तुलसी एक लड़की है जो नवंबर के सीज़न में कटाई करती है। उसके बाद वो अक्टूबर के सीज़न में निराई करती है, अगस्त में रोपाई करती है और जून में बीड़ा बनाती है। ठीक है, सिर्फ वो 4 महीने ही काम करती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसको पूरा महीने काम करने का मौका मिलता है। तुलसी को साल भर कमाई के मौके नहीं मिलते हैं। तुलसी को वर्ष के कुछ ही महीनों में, जैसे कि जून, अगस्त, सितंबर और नवंबर में काम करने के मौके ही मिल पाते हैं। बाकी महीनों में वो कोई काम नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है, तुलसी के काम का विवरण दीजिए, ये रमन के काम से अलग कैसे है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 80 पर दिया हुआ है कि तुलसी के काम के बारे में बताना है हमें, और जो रमन है, एक दूसरे व्यक्ति की बात भी यहाँ की गई है, उसका काम तुलसी के काम से कैसे अलग है। तो देखिए, तुलसी का काम
तुलसी को काम को नियमित रूप से काम नहीं मिल पाता। तुलसी जो लड़की है या महिला है उसको पूरे साल काम नहीं मिल पाता, वो साल के सिर्फ 4 ही महीने में काम करती है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, वर्ष के कुछ महीने ही उसे काम मिल पाता है। तुलसी धान की रोपाई का काम करती है, धान की फसल थोड़ी बढ़ जाने पर निराई का काम करती है और फसल पक जाने पर कटाई का काम करती है। खेत में काम करने के अलावा वो घर का भी सारा काम करती है, जंगल से लकड़ी भी लाती है और 1 किलोमीटर दूर से पानी भी लाती है। ये हो गई हमारी तुलसी की बात। अब हम रमन की बात करते हैं। रमन जो है वो एक मज़दूर है। ठीक है, वो खेतों में दवाई छिड़कने का काम करता है। जब उसे खेतों का काम नहीं मिल पाता तो वो क्या करता है, पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम करता है। ठीक है, रमन जो है एक तो वो मज़दूर है, ठीक है, दूसरा वो खेतों में दवाई छिड़कने का काम करता है और तीसरा जब उसे खेतों में काम नहीं मिलता तो वो क्या करता है, जो खान होती है ना वहाँ से पत्थर चुनने का और नदी में से बालू चुनने का काम करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, तुलसी को अपने काम के लिए बहुत कम पैसा मिलता है। आपकी समझ में खेतों में काम करने वाले मज़दूरों को कम पैसे पर काम क्यों करना पड़ता है? आपको यहाँ पर यह बताना है कि जो लोग खेतों में काम करते हैं उन्हें कम पैसा क्यों मिलता है, क्योंकि वो काम तो पूरा करते हैं, कटाई भी करते हैं, खेतों में जो दवाइयाँ डलती हैं दवाइयाँ भी देते हैं, फसल भी बोते हैं, टाइम टाइम पर उन्हें पानी भी देते हैं, सिंचाई करते हैं, फिर भी उन लोगों को इतना काम करने के बाद कम पैसा क्यों मिलता है? तो देखिए, तुलसी जो है उसके पास पूरे वर्ष कोई काम नहीं होता, उसे काम की तलाश होती है। इसीलिए जब उसे थोड़ा भी काम मिलता है या बहुत ज़्यादा काम भी मिलता है लेकिन उसके कम पैसे मिल रहे होते हैं तो भी वो काम कर लेती, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि काम ना मिलने से काम मिलना बेहतर है, भले से उसमें कम पैसे मिले। इसी तरह से बाकी खेतीहर मज़दूर जो हैं वो भी यही सोचकर वो काम कर लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, क्या आपके क्षेत्र या पास के गांव में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, वहाँ खेतीहर मजदूर किस तरह का काम करते हैं? ये क्वेश्चन आपका पेज नंबर 80 पर दिया हुआ है। देखिए, आपका एरिया है, आपका गांव है, वहाँ पर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं और जो खेतों में काम करने वाले मज़दूर हैं वो कौन कौन से काम करते हैं। तो ये तो आपको अपने एक्सपीरियंस पर ही बताना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अगर तुलसी के पास खेती की ज़मीन नहीं होती तो उसकी कमाई यानी आजीविका के तरीके कैसे अलग होते, चर्चा कीजिए। देखिए, तुलसी एक लड़की है, अभी हम तुलसी के बारे में ही काफ़ी देर से बात कर रहे हैं, तुलसी पर ही हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगर तुलसी के पास अपनी खुद की ज़मीन होती, ठीक है, तो उसका जो कमाने का तरीका है या उसके पास जो आजीविका का साधन है वो कैसे अलग होता अब के मुकाबले में, हमें ये बताना है। तो देखिए, अगर तुलसी के पास अपनी खुद की ज़मीन होती तो वो दूसरों की ज़मीनों पर कम मज़दूरी में काम नहीं करती, वो जितना काम करती उसे उतनी ही मेहनत के पैसे मिलते। मतलब अगर देखिए, वो थोड़ा काम करती तो उसकी फ़सल थोड़ी अच्छी होती, या फिर वो थोड़ी ही फसल उगाती तो उसे थोड़े पैसे मिलते। अगर वो बहुत मेहनत करती, जैसे वो दूसरों के खेतों में करती है, तो उसे बहुत अच्छी फसल मिलती जिसे बेचकर वो बहुत अच्छे पैसे कमा सकती थी। वो फसल की बुआई, निराई, फसल की कटाई और समय में अपनी मदद के लिए अन्य मज़दूरों को भी काम उपलब्ध कराती। तुलसी के पति जो थे, ठीक है, वो दूसरों के खेतों पर मजदूरी नहीं करनी पड़ती। अब देखिए, यहाँ पर हमने किसकी बात की थी, रमन की। ठीक है, तो अब हमें पता चला कि रमन कौन थे, वो तुलसी के पति थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। शेखर का परिवार क्या काम करता है? आपके विचार से शेखर दूसरे मजदूरों को अपने खेत पर काम करने के लिए क्यों नहीं लगाता? देखिए, एक नए व्यक्ति का आगमन हुआ है, नए व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। शेखर का परिवार क्या काम करता है? शेखर जो है वो दूसरे मजदूरों को अपने खेत पर काम करने के लिए क्यों नहीं लगाता? शेखर के पास 2 एकड़ ज़मीन है। ठीक है, शेखर की बात हो रही है। शेखर के पास कितनी ज़मीन है? 2 एकड़। 2 एकड़ ज़मीन बहुत ज़्यादा होती है। शेखर के पास 2 एकड़ ज़मीन है। वो अपने खेत का सारा काम खुद करता है अपने परिवार के साथ मिलकर। ठीक है, कई बार कटाई के समय वो दूसरे छोटे किसानों की मदद भी ले लेता है, वो भी बदले में उनके खेतों में कटाई के समय काम करवा देता है। इसीलिए शेखर अपने खेत पर काम करने के लिए मजदूर नहीं लगाता। फर्स्ट पॉइंट, वो खेतों में काम करने के लिए दूसरे मजदूर क्यों नहीं लगाता? क्योंकि अगर वो दूसरे मजदूर लगाएगा तो उसे उन्हें भी पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, इससे उसकी जो आजीविका होगी वो कम हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर वो कटाई के समय दूसरे मजदूरों को अपने साथ लगा लेता है तो बदले में वो उन्हें पैसे नहीं देता, बल्कि उनके खेतों में जाके काम कर देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज़, शेखर शहर के बाज़ार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता? शेखर की बात हो रही है, फिर से पेज नंबर 81 पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि शेखर जो है वो शहर के बाज़ार में अपना जो धान होती है वो क्यों नहीं बेचता? शेखर बीज और खाद व्यापारी से उधार खरीदता है।
इस उधार को चुकाने के लिए उसे अपना धान व्यापारी को कम दाम पर ही बेचना पड़ता है, इसलिए शेखर अपना धान बाजार में नहीं बेच पाता। देखिए, जो शेखर है, फसल उगाने के लिए भी तो उसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी, जैसे बीज, खाद। अब इन सब चीज़ों के लिए भी पैसे चाहिए, तो वो ये सब चीज़ें खरीदता है किससे? एक व्यापारी से, एक बिजनेसमैन से। ठीक है, कैसे खरीदता है? उधार पैसे लेकर। जब उसने उधार पैसे लेकर बीज और खाद खरीद ली, तो अब खेती फसल अच्छी हो जाने के बाद उसे वो पैसे भी तो वापस लौटाने होंगे ना। तो वो क्या करता है कि जो उसकी फसल होती है ना, उसी फसल को धान, जो उसकी फसल उगती है उसको व्यापारी को कम दाम पर ही बेच देता है, जिससे कि वो फसल बाज़ार में नहीं बेच पाता। आगे चलते हैं। रामलिंगम के पास कितनी ज़मीन है? ये क्वेश्चन पेज नंबर 82 पर दिया हुआ है। रामलिंगम के पास कलपट में 20 एकड़ ज़मीन के धान के खेत हैं। ठीक है, रामलिंगम के पास 20 एकड़ ज़मीन है। अपनी ज़मीन पर उगने वाले धान का वो क्या करता है? रामलिंगम की बात हो रही है। रामलिंगम अपनी ज़मीन पर उगने वाले धान का क्या करते हैं? ठीक है, वो क्या करते हैं? उसे मिल में भेज देते हैं और चावल आसपास के शहरों में व्यापारी को बेचा जाता है। खेती के अलावा उसकी कमाई के और क्या क्या साधन है? रामलिंगम जो है वो खेती के अलावा और कैसे कैसे पैसा कमाते हैं? तो वो गरीबों को ब्याज पर पैसे देते हैं और ब्याज का पैसा उन्हें मिलता है, तो वो उनकी एक आजीविका हो गई। एक चावल मिल का मालिक भी है। जो रामलिंगम है उसके पास 20 एकड़ खेत है, साथ ही साथ एक वो मिल का मालिक भी है। बीज व खाद की दुकान भी है। अब उसके पास क्या है? एक बहुत बड़ी दुकान है, किसकी? बीज और खाद की, जहाँ से वो बीज और खाद बेच के पैसे कमाता है। आगे चलते हैं। ऊपर दिए गए आंकड़ों को देखते हुए क्या आप ये कह सकते हैं कि भारत के अधिकतर किसान गरीब हैं? आपकी राय में इस स्थिति को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, जो इंडिया है, यहाँ पर आजीविका के जो सबसे ज़्यादा साधन है वो खेती ही है। लोग सबसे ज़्यादा पैसा खेती से कमाते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग खेती करना पसंद करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा किसान हैं, तो 80% किसान हैं जिनके पास बहुत कम खेती के लिए ज़मीन है। ये ज़मीन उनकी जीविका चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, मतलब उनके घर परिवार का खर्चा उठाने के लिए ये ज़मीन काफ़ी नहीं है। इसीलिए वो दूसरे लोगों के खेतों पर काम करते हैं, दूसरे लोगों की मजदूरी करते हैं, ताकि उनकी जो आजीविका है उसके साधन को बढ़ाया जा सके। इस स्थिति को बदलने के लिए सरकार भी कुछ प्रयास करती है। मतलब जब किसानों की ऐसी दुर्दशा देखती है सरकार, तो क्या करती है? उन लोगों के लिए कार्य करती है ताकि किसानों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब किसी सरकार करती क्या क्या है इन लोगों के लिए? तो सरकार क्या करती है? कम कीमत पर खाद देती है, बीज देती है। ठीक है, फसलों की जो उपज होती है, जो उनकी खेती पकने के बाद जो सामान जिस चीज़ की उन्होंने खेती की होती है वो मिलता है ना, उसको अच्छी कीमत पर ख़रीदवाती है। कम ब्याज दर पर लोन देती है, मतलब सरकार लोन मुहैया कराती है उन लोगों को जिसका जो ईएमआई हो, ठीक है, जिसका जो इंटरेस्ट हो वो कम हो। खाली समय के दिनों में गांव में ही वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराती है। आगे देखते हैं। अब ये हमारे वो क्वेश्चन से स्टार्ट हुए हैं जो चैप्टर के एंड में दिए हुए होते हैं, जो एनसीईआरटी की बुक्स में चैप्टर के एंड में दिए होते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। आपने संभवत इस बात पर ध्यान दिया होगा कि कलपट गांव के लोग खेती के अलावा और भी कई काम करते हैं। उनमें से 5 कामों की सूची बनाइए। हम सबसे पहले यहाँ पर कलपट गांव की बात कर रहे हैं। यहाँ के लोग खेती के अलावा, ठीक है, और भी बहुत सारे काम करते हैं, हमें उनकी सूची बनानी है। सबसे पहले टोकरी बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, घड़े बनाते हैं, ईंट, बैलगाड़ी, ठीक है, इन सब का काम करते हैं। उसके बाद लोहार हैं, नर्स है, शिक्षक है, धोबी हैं, बुनकर है, साइकिल ठीक करने वाले भी हैं। उसके बाद चाय बनाते हैं, सब्ज़ी, कपड़े, खाद, बीज, इन सब चीज़ों की दुकानें भी हैं लोगों की, ठीक है, चाय की दुकान, सब्ज़ी की दुकान। उसके बाद कुछ लोग शहर में जाकर मकान बनाते हैं और लॉरी चलाने का काम भी करते हैं। कुछ लोग खान से पत्थर या नदी बालू ढोने का काम भी करते हैं। मतलब लोग खेती के अलावा अपने घर की जीविका चलाने के लिए, ठीक है, ताकि उनके घर की ज़रूरतें पूरी हो सकें, वो अच्छे से पैसा कमा सकें, इन सब के लिए वो इतने सारे काम एक्स्ट्रा में भी करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। कलपट में विभिन्न तरह के लोग खेती पर निर्भर हैं, उनकी एक सूची बनाइए। उनमें से सबसे गरीब कौन है और क्यों? देखिए, खेती पर निर्भर लोग, रामलिंगम जैसे बड़े किसान अपने खेतों पर खुद काम नहीं करते, बल्कि दूसरे किसानों को कम पैसे में काम करवाते हैं। शेखर जैसे छोटे किसान अपने खेतों में खुद काम करते हैं और कटाई के समय छोटे किसान एक दूसरे के खेतों पर काम करके एक दूसरे की मदद कर देते हैं। तुलसी जैसे जो भूमिहीन किसान हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है। भूमिहीन का मतलब होता है जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है खेती के लिए,
वो बड़े किसानों की जो खेत होते हैं, जो उनकी ज़मीन होती है, वहाँ पर बुआई, निराई, कटाई इन समय पर काम करते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। इनमें सबसे गरीब पता है कौन है? इनमें सबसे गरीब भूमिहीन खेतीहर मजदूर। भूमिहीन, जिनके पास भूमि नहीं है। सबसे गरीब वो व्यक्ति है जिसके पास खेती के लिए भूमि नहीं है, क्योंकि वो कुछ ही टाइम काम कर पाते हैं। साल के 12 महीने में से वो सिर्फ 4 महीने ही काम कर पाते हैं। बाकी महीने यानी कि 8 महीने वो बिल्कुल फ्री रहते हैं, उनके पास कोई दूसरा काम नहीं होता और उनकी आजीविका चलाने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक मछली बेचने वाले परिवार के सदस्य हैं, मतलब आप एक फैमिली मेंबर हैं उस परिवार के, जहाँ पर क्या होता है, फिश पालन होता है, यानी कि मछली बेची जाती है। आपका परिवार ये चर्चा कर रहा है कि इंजन के लिए बैंक से उधार लें कि ना लें। आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं मछली बेचने वाले परिवार का सदस्य होने के नाते सलाह दूंगी कि हमें बैंक से उधार लेकर इंजन खरीद लेना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास कैटामरैन, मछुआरों की खास तरह की इंजन की छोटी नाव, देखिए यहाँ पर एक नए शब्द का प्रयोग हुआ है, कैटामरैन। ठीक है, कैटामरैन का क्या मतलब होता है? जो मछुआरे होते हैं ना, जो मछली पकड़ते हैं, उनके पास एक छोटी नाव होती है इंजन वाली, जिसे कैटामरैन बोलते हैं। हम समुद्र से दूर तक तेज़ी से मछली पकड़ने जा सकेंगे, जिससे हमारी आमदनी बढ़ेगी और हमें मानसून के मौसम में 4 महीने व्यापारी से उधार लेकर अपनी आजीविका नहीं चलानी पड़ेगी। जबकि बैंक के कर्ज पर ब्याज की दरें व्यापारी के मुकाबले कम होती हैं, जिसे चुकाने में हमें दिक्कत भी नहीं होगी। यहाँ पर वो क्या सलाह दे रहे हैं, हम एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, आप चाहें तो आप अपना एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं जो सलाह आप देंगे। सलाह ये रहेगी कि हमें इंजन ख़रीदना चाहिए बैंक से उधार लेकर या नहीं। तो यही है कि हाँ, बैंक से उधार लेकर हमें इंजन ख़रीद लेना चाहिए, क्योंकि पहली चीज़, बैंक की जो ईएमआई है वो एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी के मुकाबले में कम होगी। ठीक है। दूसरी चीज़, जब हम इंजन ख़रीद लेंगे, जब हमारे पास इंजन होगा, तो उससे हमारी आमदनी बढ़ेगी। ठीक है, आमदनी बढ़ेगी तो हमारे पास पैसा आएगा। पैसा आएगा तो हम आराम से बैंक की जो ईएमआई होती है, बैंक का जो इंटरेस्ट होता है, ब्याज जो होता है, उसे हम भर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तुलसी जैसे गरीब ग्रामीण मजदूरों के पास अक्सर अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं एवं अन्य साधनों का अभाव होता है। देखिए, जो गरीब लोग होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जिनके पास भूमि नहीं होती, आजीविका के साधन नहीं होते, जाहिर सी बात है कि उनके पास सुविधाएं भी अच्छी नहीं होती, उनके पास साधनों का अभाव होता है, साधनों की कमी रहती है। ठीक है, आपने इस किताब की पहली इकाई में असमानता के बारे में पढ़ा है। तुलसी और रामलिंगम के बीच का अंतर एक तरह की असमानता ही है। देखिए, रामलिंगम जो है, उनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, जबकि तुलसी जो थी वो भूमिहीन थी, उसके पास ज़मीन ही नहीं थी। आपके विचार में इसके लिए क्या किया जा सकता है? कक्षा में चर्चा कीजिए। ये एक उचित स्थिति नहीं है। उचित स्थिति मतलब एक तरफ वो बहुत हाई फाई है, जिसके पास 20 एकड़ ज़मीन है, और एक तरफ तुलसी बहुत गरीब है, जिसके पास खेती के लिए ज़मीन भी नहीं है, 8 महीने काम नहीं होता, सिर्फ 4 महीने साल के वो काम करती है। ठीक है, तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। गरीब भूमिहीन मजदूरों के पास वर्ष के जिन महीनों में काम नहीं होता, सरकार उनके गांव के आसपास ही वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर सकती है। दूसरा, इस तरह के लोगों को सरकार आर्थिक सहायता देकर स्वरोजगार के लिए अवसर दे सकती है। सरकार सस्ती दर पर बैंकों से ऋण उपलब्ध करवाकर स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। सरकार इस तरह के लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए कुटीर उद्योग स्थापित कर सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आपके अनुसार शेखर जैसे किसानों को कर से मुक्ति दिलाने में कैसे मदद कर सकती है? देखिए, जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो कैसे, जो लोन हम लोग लेते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे शेखर ने एक लोन लिया, ठीक है, उस लोन से मुक्ति दिलाने के लिए हमारी गवर्नमेंट कैसे शेखर की हेल्प करेगी, हमें यहाँ पर ये बताना है। शेखर जैसे छोटे किसानों को फसल बुआई के लिए खाद बीज खरीदने के लिए व्यापारियों से उधार लेना पड़ता है, जिसके बदले क्या करना पड़ता है, उनकी जो फसल होती है, जो बहुत अच्छी होती है, उन्हें बहुत कम दाम पर उन्हें बेचना पड़ता है उन व्यापारियों को, जिससे उन्हें नुकसान होता है। एक तो वो ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेते हैं, उसके बाद अपनी फसल भी बेच देते हैं उन्हें कम दामों पर। इस वजह से जो किसान होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर भी उनको अच्छा पैसा नहीं मिल पाता, व्यापारी के जाल में वो फंसता चला जाता है। अगर हमारी जो गवर्नमेंट है वो छोटे किसानों को सस्ती दरों पर बीज और खाद उपलब्ध करा देगी, तो उनको जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो व्यापारी होते हैं,
उनसे ऊंची दरों पर लोन नहीं लेना पड़ेगा, जिससे उन्हें ज़्यादा ब्याज दरें नहीं देनी पड़ेंगी और वो आराम से अपनी आजीविका चला सकेंगे। आगे चलते हैं। नीचे दी गई तालिका भरते हुए शेखर और रामलिंगम की स्थितियों की तुलना कीजिए। यहाँ पर ये एक तालिका हमें दी हुई है, एक टेबल हमें दी हुई है। इसमें हमें क्या बताना है, शेखर और रामलिंगम इन दोनों के बीच में कंपेयर करना है, कंपैरिजन करके बताना है कि खेती की हुई ज़मीन, मजदूरों की ज़रूरत, उधार की ज़रूरत, फसल का बिकना और उनके द्वारा किया गया अन्य काम। देखिए, खेती की हुई ज़मीन, शेखर के पास 2 एकड़ ज़मीन है और रामलिंगम के पास 20, दो यानी कि पूरे 10 गुना ज़्यादा ज़मीन है रामलिंगम के पास शेखर के मुकाबले में। शेखर जो है वो अपने खेतों पर खुद काम करता है, जबकि रामलिंगम इतना ज़्यादा मालदार है, इतना ज़्यादा अमीर है, उसके पास 20 एकड़ ज़मीन है और वो दूसरे मज़दूरों से कम कीमत पर काम करवाता है। उधार की ज़रूरत, शेखर जो है वो जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं उनसे उधार लेता है खाद और बीज, ताकि वो अपनी फसल चला सके, लेकिन रामलिंगम जो है वो उधार लेता ही नहीं है। फसल जो है, जब शेखर बड़े बड़े किसानों से, बड़े बड़े व्यापारियों से उधार लेगा तो उसको फसल अपने सस्ते दामों पर बेचनी पड़ेगी, लेकिन रामलिंगम को ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ता, उसकी फसल भी अच्छे दामों में बाजार में जाकर बिकती है। अब शेखर क्या है, खेती के अलावा दूसरे जो काम करते हैं वो है वो चावल के मिल में काम करता है और गाय का दूध बेचता है। और रामलिंगम जो है वो मिल, खाद, इन सब की दुकानों का क्या है, मालिक ही है, उसे इन दुकानों पर काम ही नहीं करना पड़ता। तो जो हमारा सेशन है चैप्टर नंबर 8 वो कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आंसर्स थे। अगर आपको क्वेश्चन या आंसर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।